कुछ चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम आगे देखेंगे कि सम कॉमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ डिसीज प्लांट में होती हैं और कुछ डिसीज किस में होती हैं, एनिमल में। तो एक चार्ट बना हुआ है, वो निकालो। कॉमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस, इसमें दमा है, अफनी आती है, ये रेस्पिरेटरी डिसीज है। ऐसे कोई करे तो समझो ट्यूबरक्लोसिस, उसके लंग्स इन्फेक्टेड है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिसीज है। और ये तो डिसीज है, लेकिन इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है सर? बैक्टीरिया। कौन इसको करता है कॉजेटिव एजेंट? ये है बैक्टीरिया। और देखो कि कॉलेरा, पहले बैक्टीरिया के सारे लिख लो। तो कॉलेरा में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। सर कल मैथ और साइंस का संडे टेस्ट है। हाँ, मैं तो साइंस पढ़ा। कॉलेरा भी बैक्टीरिया करता है। और देखो टाइफाइड में पलक क्या होता होगा, मियादी बुखार समझते हो? 1 महीने तक चलेगा, 1 महीने से लीवर खराब हो जाता है। तो टाइफाइड है, जिसको तो आएगा फीवर, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, रात को चढ़ेगा, दिन में उतर जाएगा, 1 महीने। तो वो भी कौन करता है, बैक्टीरिया। अब जरा देखें, इसके अलावा अब मीजल्स में दाने निकल आते हैं। कभी चेचक हुए देखा किसी को? छोटे छोटे चकत्ते निकल आए, मीजल्स, दाने निकल आए पूरी बॉडी में। अभी उस दिन वीडियो में देखा ना, बहुत सारे दाने नहीं निकले थे एक बच्चे पे। तो वो सब मीजल्स होता है, चेचक इसको कहते हैं। तो ये चेचक, तो ये वायरस से होता है। यस वायरस। मीजल्स हो गया। चिकन पॉक्स सर वायरस। चिकन पॉक्स में भी ऐसे ही दाने निकल आते हैं। मैं फिर से दिखा दूंगा जिसको बीमारी है। तो दैट इज चिकन पॉक्स भी एक तरीके से दाने होते हैं। तो वायरस हो गया। पोलियो वायरस। आप समझते हैं कि कोई ठीक से नहीं चल पाता है। ऐसे स्कूल में 1-2 बच्चे होते हैं। यस सर। तो पोलियो भी वायरस से होता है, पोलियोमाइसिटिस से ये होता है। और हेपेटाइटिस में क्या होता होगा, क्या इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, छींक भी आएगी तो वो मर ही जाएगा। यस सर। तो ये भी किससे होगा, वायरस। ये वायरस से होगा। अच्छा, अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ, वो प्रोटोजोआ से होगा। जो प्लाज्मोडियम है ना, यस सर, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। अच्छा, इसको ये कैसे फैलते हैं? जैसे ट्यूबरक्लोसिस ये हवा में, जैसे किसी को है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी है, तो वो अगर खांसेगा तो ऐसे ही फैल जाएगा। तो दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये एयर से एक तरीके का ये कैसा डिसीज है जो कम्युनिकेबल डिसीज है। और मीजल्स के भी पास नहीं आना चाहिए, ये भी एयर से फैलता है। यस सर, उसके आसपास नहीं आना चाहिए। सर नाउ और देखो, कुछ चिकन पॉक्स में एयर है, छू लेने से फैल जाएगा। यस सर। कॉलेरा वाटर से फैलेगा, पानी, गंदा पानी पी लिया तो उससे यस सर, वाटर और खराब खाना खा लिया, सड़ा खाना,
टाइफॉइड किससे सर होगा? वाटर वाटर गंदा पानी पी लेने से हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि चिकन पॉक्स भी छू लेने से हो जाता है। ये तो कुछ एयर ही कांटेक्ट। पोलियो सर एयर और वाटर एयर वाटर और हेपेटाइटिस सर वाटर वाटर से और मलेरिया मस्कीटो मॉस्किटो से फैलता है। नाउ अब ऐसी 3 बीमारियों के नाम पलक आपको बताने होंगे जो कि बैक्टीरिया से फैलते हैं। बोलो। हाँ, कॉलरा। हाँ, सही। टाइफाइड क्या होता है? 1 महीने तक फीवर आता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? कॉलरा क्या होता है? वॉमिटिंग होगी, सर दर्द करेगा, कुछ गंदा खा लिया, गलत खा लिया, ऐसी चीज जिसमें खराब कोई चीज मिली हुई है, ऐसा होता नहीं। तो वो कहते नहीं शादी में लोगों ने खाया तो इतने लोग बीमार हो गए, वो कुछ ऐसा होता होगा, पॉइजन बहुत पुराना रखा हुआ। तो कौन सी ऐसी 3 बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं? सही है। अच्छा समीर, मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी 4 बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती होंगी? हेपेटाइटिस, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स। अब तुमको ये बताना होगा 3 बीमारियां जो बैक्टीरिया से फैलती हैं और 4 बीमारियां जो वायरस से फैलती हैं। कॉलरा, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स में भी चकत्ते हो जाते हैं, चिकन पॉक्स में भी हो जाएंगे। हेपेटाइटिस में क्या होता है? इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम चला जाएगा। कोई छोटी सी भी बीमारी होगी, छींक आएगी तो आदमी मरी जाएगा उससे, कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। रेयान, मुझे ये बताइए 4 बीमारियां जो वायरस से होती है। चिकन पॉक्स, कॉलरा क्यों बोल रहा है? वायरस से पूछा जा रहा है। चिकन पॉक्स, देव तो 4 बीमारियां जो वायरस से होती हैं। सर चिकन पॉक्स, सर मीजल्स और सर पोलियो एंड हेपेटाइटिस। 3 बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं। कॉलरा, टाइफाइड, टाइफाइड में क्या होता है? क्या होता है उसके सिम्टम क्या हैं? 3 बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं। चलो, एक ऐसी बीमारी जो प्रोटोजोआ से होती हो। मलेरिया। 3 बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं। कॉलरा, हाँ, बोलो। सर टाइफाइड, हाँ, ट्यूबरक्लोसिस, 4 बीमारियां जो वायरस से होती हैं। चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड सर मीजल्स। मीजल्स, ठीक है। नाउ इतनी बात आप लोगों ने देख ली। अब देखिए कि ये तो कॉमन डिसीज है, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन डिसीज है। ये कैसी डिसीज है? ह्यूमन। अब प्लांट में भी कुछ बीमारियां होती हैं, वो भी देखो। Sir, also some common plant disease caused by micro. So circuit cancer. So- circuit cancer. कॉमन प्लांट Disease caused by disease caused by microorganisms. डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निकल के टेस्ट में आएगा। देखो अब मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि रस्ट ऑफ व्हीट याद कर लो। 2 नाम याद रखना, रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट में चकत्ते पड़ जाते हैं, ये बहुत कॉमन बीमारी है, हमारा बहुत गेहूं बर्बाद होता है। ये सर फंगी। अब फंगी इसको करता है, फंगी, ठीक है।
और ये एयर से, सर एयर और अगर सीड है, एक सीड में गड़बड़ी है तो बाकी में फैला देगा, क्योंकि ये फंगस है ना, फंगस तो फैलती है ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, येलो वेन मोसाइक भिंडी में क्या होगा कि येलो वेन मोसाइक और भिंडी दैट इज जो होता है कि वो पर्ण सुरंगक, लीफ माइनर, लीफ के अंदर अंदर जाके वो सब क्लोरोफिल खाता है, तो वो येलो मोजाइक। या दूसरा क्या कह रहा है, येलो वेन ऑन मोजाइक ऑन भिंडी। मैं ला के दिखा दूंगा, हमारे घर की भिंडी में 4-5 पत्तियों में लगा हुआ है, फिर हम उसमें दवा डालते हैं, दैट इज, इसको क्या कहेंगे, येलो वेन। सर येलो वेन अगर आप सिर्फ एक याद कर दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट कौन फैलाता है? फंगी। एयर और अच्छा, सर एयर आपको कैसे फैलती है ये नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये फिल करना है और ये। सर क्या? बात समझ में आ गई? सर क्या फिल करना है? बता रहा हूँ कि ये बैक्टीरिया से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये लिखना है, सिर्फ ये फिल करना है, और साथ में फंगी से फैलने वाली, ये सब कुछ नहीं लिखना। चलो, मैं उठा लेती हूँ। तो 3, 4, 3, 7, 8, 9 पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, एक साथ भी लिख सकते हो कि बैक्टीरिया से, डिसीज बाई बैक्टीरिया, डिसीज बाई वायरस, डिसीज बाई प्रोटोजोआ। ठीक है, और ये डिसीज, प्लांट डिसीज बाई फंगी। चलो ना, जमा करो। फूड प्रिजर्वेशन मेथड, लाओ फिर भी लाओ, ध्यान इतनी देर नहीं करो। बताइए, ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? क्या वो फूड को स्पॉइल कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? फंगस लग जाती है फूड में, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हो जाते हैं जो फूड को खराब कर देते हैं, तो हमें उनसे बचाना होगा। कैन स्पॉइल फूड। So there are various methods used to preserve food. There are methods to preserve food. Food को हम कैन, मतलब कैन कर सकते हैं, डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, तो कुछ न कुछ हम ऐसा डाल देते हैं कि जैसे सोडियम बेंजोएट। अब आप देखो केमिकल मेथड लिखा है, बहुत सारे मेथड हैं, केमिकल मेथड। तो उसमें पहला केमिकल मेथड क्या है कि अगर हम फूड में क्या डाल दें, सोडियम बेंजोएट। जब तुम्हारी मम्मी घर में सॉस बनाती हैं या और कोई दूसरी जेली बनाती हैं, तो क्या ये देखो, क्या ये डालती हैं? 10 रुपए की डिब्बी आती है, इसी किस्म सब में, लेज में, सब में ये थोड़ा सा वाइट पाउडर डाल दिया जाता है और इससे खाना महीनों तक ठीक करता है। सोडियम बेंजोएट आपकी बुक में भी लिखा है, केमिकल मेथड में पढ़ो, सोडियम बेंजोएट लिखा है अगले पेज में। तो सोडियम बेंजोएट एक कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है, इसको किसी में भी डाल दो, सॉस में, जेली में, जैम में, बस बढ़िया है, महीनों तक
सोडियम, ये हर एक में इसका टेस्ट सबको पता है। यानी अब सॉस में खास टेस्ट आता है कि नहीं, वो चीज़ घर की चटनी में नहीं आता है, वो सोडियम बेंजोएट करके। ठीक है, तो केमिकल मेथड क्या है कि फूड में ये ऐड किया जाता है, कॉमन उसको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। सो सम केमिकल्स, देखो सम केमिकल्स आर एडेड टू फूड टू सेव इट, इससे सेव करने के लिए, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंटिंग इट, और उसको प्रिवेंट भी तो करना है, प्रिवेंट इट टू गेट स्पॉइल, उसे रोकने के लिए, स्पॉइल, इट इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसे क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव यानी खाद्य संरक्षक कहेंगे। देखो सम केमिकल्स आर यूज्ड या एडेड इन फूड टू save it from microorganism and prevent it from getting spoiled, यानी ये मतलब स्पॉइल ना हो, तो उसके लिए जो चीज़ ऐड करते हो उसको क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव। और ऐसे प्रिजर्वेटिव का नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। तो सर सच एग्जाम्पल इस नीचे 10 रुपए की डिब्बी मिलती है आनंद मेडिकल, दैट इज सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। एग्जाम्पल है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा सोडियम का मतलब सॉल्ट होता है, सल्फाइड। सोडियम एक इस तरीके का मेटल है जो कि ये देखो ऐसा होता है सोडियम, और उसी से ये बन जाएगा, ये सोडियम, और उसी में सर लिक्विड है। लिक्विड जैसे। वो उठा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, उठा लेंगे। ये देखो सर ये लिक्विड है। लिक्विड है। ये मेटल है, ये तो लिक्विड है। अंदर तो लिक्विड है। इसमें सोडियम पड़ा, अगर इसको निकाल के पानी में डाल दे तो आग लग जाए। तो ये किसमें डाला? हमने कल भी दिखाया था, तो है ना, दिखाया था ना दीदी को, आपको आग लग गई। हम वीडियो में दिखा दे रहे हैं, और बाकी को ये देखो, और उसको चाकू से ऐसे काटा जा सकता है, बड़े आसानी से करने में। इजी होता है। हैं? किसमें रखा है इस समय? तो मतलब कुछ नहीं, अगर इसको ना कि इसमें तेल लगा हुआ है, तो अगर इसको रबर टाइप है, समझिए रबर है, अगर इसको तुम ऑयल में रख रहे हैं, अगर जरा सा भी इसको पानी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर है ना, ट्रेस मिल जाए तो इसमें आग लग जाए। ओके, तो दिस इज सोडियम, और इसी से जो बनता है, हमारी बॉडी में बहुत सारा सोडियम हम लोग खाते हैं, क्योंकि नमक जो खाते हैं क्या वो सोडियम क्लोराइड है? बोलो। तो अब हम सोडियम मेटा सोडियम मेटा बाइसल्फेट। बाइसल्फेट। नाउ हेलो, हाँ बोलिए बेटा। बोर्ड के बीच में वो रॉड आ रही है। रॉड आ रही है, देखो ये कैसे हो रहा है। ओके ओके, बोर्ड के बीच में आ रही रॉड, चलो इसको सही कर देते हैं रॉड को। चलो सर मेरे को एक डाउट है, हाँ बोलो बोलो बोलो, अगर हम कैप्सूल मेथड यूज हाँ बोलो, कैप्सूल मेथड यूज कर रहे हैं, हाँ पर इससे तो हमारी सर अगर हम केमिकल यूज कर रहे हैं तो इससे तो हमारी बॉडी में नुकसान भी हो सकता है। किससे? प्रिजर, हाँ नुकसान होता है, थोड़ा नुकसान होता है। जब हम डिब्बा बंद फूड खाते हैं और ये सब खाते हैं, तो हमारी बॉडी में कभी केन्ड फूड नहीं खाना चाहिए, कभी सोडियम बेंजोएट ये सब मिला हुआ नहीं खाना चाहिए। हम लेज ज़्यादा खा लेते हैं, इससे हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। फिर कभी भी अगर हमारा हाथ ऐसे गिर गया तो हाथ कैसे टूट जाएगा।
हाथ की हड्डी खोखली हो जाती है। जो जितना केंड फूड बर्गर और ये सब खाता है ना, समझो उसकी बॉडी बस चल रही है, उसे कभी गिरना नहीं है, कभी झटका नहीं देना अपनी बॉडी को। आजकल कॉमनली देखा गया लोगों की हड्डी टूट जाती है, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ये देखिए ये सोडियम को देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Reaction of alkali metals with water. Okay. So there are 6 alkaline metals: lithium, sodium, potassium. When we slice it, you can see the metallic luster, but the black coating ये देखो, अभी सोडियम का देख लेना। ठीक है। सो जैम, जेली एंड स्क्वेयर्स आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर। तो इनको भी शुगर से करते हैं। अच्छा, विनेगर तुमने कभी देखा है? Yes, कि sir. सिरका सर वो लिक्विड टाइप का होता है। लिक्विड टाइप होता है। सर मोमोज ये वगैरह चाउमीन या मोमो में भी Yes, पड़ता sir. है। Yes, इसकी sir. थोड़ी Sir, स्मेल sir. आती है, लेकिन फिर भी सर ये खट्टे हैं। पहले लिया यही सर चाउमीन में नहीं आता। ये देखो विनेगर लिखा है। नूडल्स में पड़ता है। तो ये विनेगर ऐड किया जाता है किसमें? अचार में। तो अचार में अगर विनेगर ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलो? ऑयल भी ऐड करते हैं। ऑयल भी एक प्रिजर्वेटिव है। Yes, sir. और विनेगर भी है। तो विनेगर ऐड करने से क्या होगा? और लिखा है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। Yes, sir. Jam, jellies and specials are preserved. ऑयल एंड विनेगर। ये 10 रुपए की बोतल है विनेगर। बस 10 हाँ, 10 बहुत सस्ता आता है। 10 रुपीस 40 लिखा हुआ है। हाँ, तो 40 लिखा रहता है ऐसे, लेकिन ये सब अचार ये यूज़ करते हैं ना, तो बहुत सस्ती बोतलें आती हैं। तो बस इसमें 5% ही एसिटिक एसिड है, बाकी पानी। तो ये यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर किस लिए है? सो while making pickles, oil and vinegar is added। तो कौन सी चीज? pickles are preserved ना? Yes. pickles are preserved। सर पानी की बोतल सिर्फ 15 रुपए की होती है, इसमें सर ये 10 रुपए की सर कैसे हो सकती है? तो 20 की मान लो। प्रिजर्व 10 रुपए से शुरू हो जाती है। मतलब बाजार में विनेगर लेने जाओगे ना, 10 रुपए से मिलने लगेगा। प्रिजर्व बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर से यूज कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें होती हैं क्या? वेजिटेबल फ्रूट आर ऑफन यूज बाय दिस वे। फ्रूट, फिश एंड मीट भी लिख लो। तो फिश एंड मीट इज also preserved by this। इससे यूज किया जा सकता है। अच्छा, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जैसा कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट किसने बताया था? आयुषी ने बताया था ना, पाश्चराइजेशन। सो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर ठंडे में कोई चीज रख दो तो क्या होगा? कोल्ड स्टोरेज में नहीं रहती कोई चीजें। Yes, sir. तो वो भी तो बहुत समय तक रहती हैं। जैसे सर सो मिल्क है, जैसे हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। सो इसका मतलब है इफ फूड इज केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज देन इट इज प्रिजर्व्ड। ये बात समझ आई कि नहीं?
तो इफ फूड अभी शाम दोपहर का खाना नहीं खाना है, शाम को खाना है, तो फ्रिज में रख देते हैं कि नहीं? यस सर। इफ फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर और कोल्ड तो स्टोरेज। क्या होगा? फिर वो प्रिजर्व हो जाएगा। इट विल Get- प्रिजर्व। प्रिजर्व। और ऐसे ही अगर हमें बैक्टीरिया को किल करना है तो सर हमें हमें सर हीट में हमेशा हीट करना है, तो दैट इज मिल्क इज हीटेड। सर इसलिए सर लोग बोल रहे थे कि सर वायरस सर मतलब गर्मी में मर जाते हैं। मिल्क इज हीटेड अप टू वायरस सर गर्मी में नहीं मरते। 70 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर पहुंच नहीं पाता है। यस सर। 70 होता तो मर जाते, और 70 होता तो बैक्टीरिया मरते। वायरस तो कभी मारे ही नहीं जा सकते। वायरस तो ऐसे होते हैं कि मर ही नहीं सकते। मिल्क इज हीटेड, उनको आग में डाल दो, कुछ भी कर लो। मिल्क इज हीटेड अप टू 70 डिग्री सेल्सियस एंड सडनली कूल्ड विद इन 15 to 30 सेकेंड। जल्दी से ठंडा करा, देखो बुक में लिखा है, एंड सडनली कूल्ड। मतलब उनमें क्या होगा कि कोई चीज़ है वो अचानक वो जो सडन चेंज इन टेम्परेचर है तो वो बैक्टीरिया उसको एडजस्ट नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो सडनली कूल्ड। सर अगर सर हम कोई सर गर्म चीज़ रखें सर वो ठंडे से सर ज़्यादा पहले ठंडा हो जाता है ना सर। जैसे हम सर कुछ गर्म पानी रखें और सर उसको ठंडा करते सर वो ज़्यादा ठंडा होगा ना सर पहले से, मतलब वो ठंडा पानी रखें उससे पहले से जल्दी सो कूल्ड विद इन 15 to 30 सेकेंड तक कर दें, देन ऑल बैक्टीरिया गेट किल्ड। देन दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो गाय से निकला हुआ दूध है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया तो होंगे ही, तो वो किल हो जाएंगे, गेट किल्ड। इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आ सकती है। दिस इज कॉल्ड, जितने भी पैकेट खरीद के लाते हैं उसमें लिखा रहता है पाश्चुरीकृत दुग्ध। सो पास्चुराइजेशन। अच्छा, ये भी लुई पाश्चर ने बताया था कि ऐसा करो, तभी उनके नाम पे पाश्चुराइजेशन। सर मेरे जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि गाय का दूध जैसे निकालो वैसे ही पी लिया करो। तो उसके अपने फायदे होते होंगे। यस सर फायदे होते हैं सर, बहुत होते हैं। वैसे कौन सा, हम लोग देखो पहले कहाँ पैकेट मिल्क नहीं पीते थे, हम लोग तो सीधा लेके पीते ही थे। यस सर बिना लेकिन गर्म अभी क्या किए। है ना, पास्चुराइजेशन की इसलिए टेक्निक है क्योंकि जो दूध हम पैकेट में डाल रहे हैं वो 4 दिन बाद यूज हो रहा है। यस सर। पैकेट वहाँ से गुजरात से बन के आया, 1-2 दिन तो ऐसे ही लग जाता है, फिर हमारे घर में भी 2 दिन रखा है, तो 4 दिन में अगर एक भी बैक्टीरिया बचा है तो क्या वो दूध को खराब नहीं कर देगा? खराब कर तो देगा। हम बाहर से लाते हैं, सो okay, so this is called pasteurization. Hello. पास्चुराइजेशन डिस्कवर हुआ है, ये लुई पास्चर ने किया है। तो अभी इसको मैं देख के बता दे रहा हूँ कि पास्चुराइजेशन किसने डिस्कवर किया। सर कॉल आ रहा है इस पे। हाँ ठीक है। Pasteurization is discovered by whom and when? Pasteurization is discovered by whom and when? According to Encyclopedia Britannica, to prevent contamination, Pasteur used a simple procedure. He heated the wine Louis at 50 to Pasteur 60 ने degrees किया है। अब ये कब Celsius, किया a है? process now known universally as ये तो पता नहीं pasteurization. चल पा रहा है। Sir? हाँ, लुई this- पास्चर ने किया है बस। सर के क्वेश्चन है कि डिफाइन So हीट it एंड is कोल्ड discovered by लुईस Louis पास्चर सर 1822 टू सर 1895। सो लुई पास्चर ने डिस्कवर किया, ठीक है कि नहीं? सर अगर सर आया क्वेश्चन ये हीट किसने डिस्कवर किया? Louis लुई पास्चर। वो तो उसकी लाइफ है, लेकिन कब किया ये नहीं बता रहा है। अब देखो, सर चलो सर क्वेश्चन है डिफाइन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो सर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं आएगा ऐसा। तो दिस इज, इट इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। बुक में भी लिखा है, देखो बुक में पढ़ो।
It is discovered by Louis Pasteur. ओके, नाउ इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि एयर टाइट पैक में डाल दो तो हवा में भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, यस सर। लेकिन अगर हम एयर टाइट पैक में डाल लें तो फिर वो बैक्टीरिया उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पांचवी चीज़ है कि स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरिंग इन एयर टाइट पैक या एयर टाइट पैक में करो, या कभी लेस के पैकेट देखे फूले फूले होते हैं, यस सर, उसमें उनमें नाइट्रोजन गैस की यस सर। नाइट्रोजन फ्लश की जाती है। सो सर ये क्यों की जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करती और ऑक्सीजन सबसे रिएक्ट करती है, तो ऑक्सीजन अगर होगी ऑक्सीजन होगा तो जो चिप्स है वो मॉइस्ट हो जाएंगे, मॉइस्ट, वो कड़वे हो जाएंगे और सर, वो वो उसका moist डेंसिटी हो है। जाएंगे। ऑक्सीजन में पानी नहीं होता है, ऑक्सीजन की वजह से जो उसके अंदर एल्डिहाइड है वो फैटी एसिड में बदल जाएगा, यानी वो कड़वे हो जाएंगे, रेंसिड। जैसे कभी तुम चिप्स बनाओ और 5 दिन बाद खाओ तो कड़वाहट रहती है, तो उसी तरीके से वाइल पैकिंग ऑयली चिप्स को क्या होगा, इट इज फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, ठीक है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करता और ऑक्सीजन सबसे रिएक्ट कर लेता है, तो अच्छा रहेगा कि नहीं जब चिप्स रिएक्ट नहीं करेंगे। वाइल पैकिंग चिप्स, इसको क्या करेंगे बोलो, इट इज फ्लश्ड, खूब सारी इसमें क्या कर देंगे, नाइट्रोजन फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है और उससे कई कई दिन तक 6-6 महीने तक चिप्स एक जैसे रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो नट्स होते हैं, कभी ऐसा देखा है अखरोट को बिल्कुल वैक्यूम सील कंटेनर किया गया, उसकी सारी हवाई निकाल ली गई। सर अखरोट वैक्यूम सील कर देते हैं कि नहीं, सर क्यों? जिससे अगर हवा में ही सारे बैक्टीरिया है, हवा ही नहीं रहेगी तो उस पर कोई अटैक कर पाएगा। तो चिप्स सर वो तो सर हैं? सर अगर चिप्स में निकाल लेंगे तो कोई हाथ लगाएगा तक पैसे मार देगा, कहेगा चूड़ा खाओ, और अगर फूला रहेगा तो एक भी चिप्स डैमेज होगा। इससे और तुम हवा निकालने के चक्कर में चिप्स ही तोड़ दो सारे, तो अच्छा लगेगा, नट तो नहीं टूटते ना। और इसके अलावा हिला दिया सर, हिल गया। सम, उसको ठीक कर दो, सम ड्राई फ्रूट्स, पूरा है ना, तो सम ड्राई फ्रूट्स आर वैक्यूम सील। उसकी कैसे सीलिंग की जाएगी, वैक्यूम सील्ड टू प्रिजर्व दैम। तो उनको हम क्या करेंगे, सर 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 उसमें पूरी हवा निकाल देना पूरी हवा निकाल देंगे। तो हमारे पास 6 मेथड हैं। अब मेथड के नाम आपकी सुविधा के लिए छोड़ दे रहे हैं, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो क्या लिखूं? अब आप देखिए, पहले आप फूड प्रिजर्वेशन से लेकर के पहले 3 पॉइंट लिखिए, फिर अगली पर्ची में 3 पॉइंट लिखिए। 3 पॉइंट सर क्या लिखना है क्या? अगले 3 को सर थोड़ा रिवाइज करने के लिए टाइम मिलेगा। हाँ मिलेगा। आप पहले 3 पॉइंट देखो। सर फूड प्रिजर्वेशन में लिखना है। फूड प्रिजर्वेशन मत लिखना। सर केमिकल मेथड वो वहाँ से लिखना है। हाँ? केमिकल मेथड। हाँ। सर 1 2 3 बस। सर फूड प्रिजर्वेशन क्यों नहीं लिखना? हम ये तीनों ही हटा देंगे, अपने मन से हेडिंग भी डालना। हाँ, नो सर, सर नाम हेडिंग तो हेडिंग तो डाल दोगे, 3 ही कराना है। सर एक्स्ट्रा 2 आ दे दो इधर। सर हाँ बोलो, बोलिए बेटा। सर वैक्यूम सील्ड मतलब क्या वैक्यूम सील्ड मतलब सारी हवा निकाल दो। कभी ऐसे अखरोट देखें बाजार में बिकते हुए कि हवा निकली हो, और नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। वैक्यूम सील्ड पैकिंग ऑफ एप्रिकॉट। तो ये देखो, कि ऐसे
ऐसे सीलिंग होती वैक्यूम सील पे, हवा निकली पूरी, देख रहे हो? समझ में आया है ना? सारी सारी हवा निकल गई, सर इसको हवा क्यों निकाल तो फिर हवा में बैठी है, हवा ही निकाल दो। चलो लाओ, अब मैं मिटा दूं, चलिए वीडियो और बंद कर देखना। दो। ऑन कर दो। सर बस सर अभी तक 35 मिनट्स का ही सर वीडियो बना है। Yes, sir. किया था हमेशा ऑन था। चलो ठीक है, बहुत सारा आप लोगों ने लिखा है, इस वजह से हो सकता है कमी बनाओ। चलिए अरे हिला दिया पूरा कर लो। सही कर देना, पूरा आना चाहिए। यस सर चलो लाओ, पूरा हिला हो गया। चलो करो और किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो कुछ ऐसी दालें होती हैं, पल्स प्लांट होते हैं ना, जिनमें पल्सेज होती हैं। सो अब जरा देखें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, देयर आर सम लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूम्स का मतलब दालें, leguminous plants which are rich in protein। leguminous plants का मतलब तूर दाल खाई है, मूंग मसूर ये सब खाई है, मूंग। मसूर और कोई दाल का नाम याद है? सर चना, चने की दाल खाई है, यस सर चना, तूर को ही अरहर कहते हैं। तो ये सारी जो दाल होती हैं, उड़द भी खाई क्या? यस सर उड़द भी है। उड़द, तो ये जो दाल होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये क्या है? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारे किस काम में आता है? प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे, कॉम्प्लान है या बॉर्नवीटा, तो उससे क्या होगा? सेल्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ। अगर कोई प्रोटीन नहीं खाएगा तो वो बच्चा ठीक से बढ़ेगा नहीं, और जो प्रोटीन खाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, प्रोटीन इटसेल्फ कंटेन्स लॉट ऑफ नाइट्रोजन। प्रोटीन खुद किसका बना है? प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी, लेकिन प्रोटीन में भी तो कुछ चीजें होंगी। उसमें क्या होगा? क्लोरीन होगा, सोडियम होगा, कि नाइट्रोजन होगा? नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? प्रोटीन इज ए गुड सोर्स। प्रोटीन इटसेल्फ खुद भी इटसेल्फ कंटेन्स लॉट ऑफ नाइट्रोजन। इसमें क्या होगा? बोलो, लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन इट्स रूट्स। इसकी रूट में क्या होगी? जो ये लेग्यूमिनस प्लांट होगा तो इसकी रूट में क्या होगा? रूट नोड्यूल्स। क्या होंगे? रूट नोड्यूल्स। अभी हम मीडियम में भी दिखाएंगे, एक बार दिखाया भी था। कैसे गांठें होंगी, उसको क्या कहेंगे? रूट नोड्यूल्स। और वो घर हैं, किसके घर हैं? दैट इज होम फॉर बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। क्योंकि अच्छा, ये तो प्लांट हो गया, और हवा में कौन सी गैस है? क्या नाइट्रोजन है? यस सर। वहां से पकड़ के फिक्स कर देंगे इसको, और फिक्स करने के बाद प्लांट के कहेंगे कि लो तुम नाइट्रोजन लो, प्रोटीन बनाओ। अब तो ये इसको अपना नाइट्रोजन दे रहे हैं, इसके बदले प्लांट इसको क्या देगा? शेल्टर कहेगा, मैं तुम्हारे लिए घर बना देता हूँ गोल गोल, तुम उसमें रहो। तो उसने रूट नोड्यूल्स बना दिए हैं कि नहीं? तो उसने रहने को घर दिया, और उसके बदले में उसने उसको क्या दिया? नाइट्रोजन फिक्स करके दिया। इसको कहते हैं कि हमने तुम्हारा सहयोग किया, तुमने हमारा सहयोग किया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी हमने तुम्हारा सहयोग किया, तुमने हमारा सहयोग। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ रूट्स ऑफ सच प्लांट, रूट्स ऑफ सच प्लांट कंटेन्स रूट नोड्यूल्स। उसमें क्या होगा? रूट
नोड्यूल का मतलब गांठें होती हैं। सो दे कंटेन रूट नोड्यूल। आपकी बुक में गांठें बनी है, अगर ध्यान से देखो गांठें दिख रही हैं Yes, sir. तो Yes, sir, गोल दैट इज रूट नोड्यूल्स इन विच, जिसमें कौन रहता होगा? नाइट्रोजन। फिक्सिंग बैक्टीरिया। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी लिख सकते हो, फिक्सेशन जो लिखा हो लिख देना, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव्स। और उनका नाम बताया गया है राइजोबियम। तो राइजोबियम और सर नाइट्रोसोमस। हाँ, नाइट्रोसोमोनास दो होते हैं। बुक में नहीं दिया तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। तो मुझे नहीं है। ठीक है, राइजो लिव्स उनमें रहते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। टू प्लांट, वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। चलो इतनी तो बात हो गई। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। इसका मतलब है नाइट्रोजन साइकिल। प्लांट बहुत सारी चीजें लेते हैं, ये देखो। तो प्लांट अगर एटमॉस्फेयर में सनलाइट की तो कोई ऐसी साइकिल की जरूरत नहीं, लेकिन प्लांट क्या CO2 लेते हैं? यस सर। तो CO2 अगर उन्होंने लिया तो एटमॉस्फेयर में तो एक टाइम पे सब CO2 खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर CO2 खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि सर वो ऑक्सीजन बना के देते सर, जिसको सर हम यूज करते फिर हम सर CO2 हम CO2 छोड़ देते हैं, तो CO2 का चक्कर पूरा हो जाता ही नहीं। भाई उन्होंने ली और हमने छोड़ी, तो साइकिल पूरा हुआ। अच्छा वाटर देखो, रूट्स ने वाटर लिया और इनके पत्तियों ने ट्रांसपायर भी किया वाटर, ट्रांसपिरेशन वाटर लिया। अब कई बार क्या होता है कि वाटर सी से भी उठता है, अब सी से उठेगा और फिर उसका भी साइकिल पूरा होगा। तो यहाँ से जब ये एटमॉस्फेयर से उड़ेगा तो क्या बादल बनेगा? यस सर, इवेपोरेशन। अब बादल बन के ये फिर इधर आएगा फिर सर बारिश होती है जमीन में, तो बारिश होगी, तो फिर बारिश होके फिर इधर ही चला जाएगा, तो वाटर साइकिल पूरा होगा। अच्छा नाइट्रोजन किसने लिया? सर प्लांट। क्या इसमें से कुछ ऐसे रूट नोड्यूल्स होंगे जिन्होंने नाइट्रोजन लिया, तो इससे प्रोटीन बनाया? लेकिन वापस कब नाइट्रोजन दी जाएगी? एटमॉस्फेयर को अगर हम नाइट्रोजन नहीं देंगे तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो अब हम सीखने क्या जा रहे हैं? नाइट्रोजन साइकिल। ऐसा ना हो कि हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेते तो रहें और वापस ना करें। वापस भी होना चाहिए ना, नहीं तो फिर ये अगर हम किसी चीज़ से लेते रहेंगे वापस नहीं करेंगे, बैंक से पैसा लेते रहो दो ना, तो बैंक तो बंद हो जाएगा। तो ऐसे तो एक टाइम पे नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी और हम लोग फिर कोई भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम देखने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले इसके लिए आप देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये सर उसका सर बता रहे हैं सर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसने ली? सर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर। बैक्टीरिया उन्होंने ले ली और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने ले ली नाइट्रोजन, ठीक है। फिक्स वो क्या करेंगे? सर फिक्स करेंगे, फिक्स नाइट्रोजन सर कर एटमॉस्फेयर। देंगे और फिर उसके बाद अब वो जो फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को, तो उससे दूसरे कंपाउंड बना देंगे। इस तरह से देख लो, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने लिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और उससे बना दिया अमोनिया। ये जो वॉशरूम में स्मेल आती है वो अमोनिया थी, उन्होंने क्या बना दिया? अमोनिया। ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर क्या बना? अमोनिया। सर अमोनिया तो सर एक फीवर भी है ना? नहीं, निमोनिया। अमोनिया एक गैस है जो स्मेल आती है ना वॉशरूम में, वो अमोनिया। अमोनिया ऐसी भी चीजें पाउडर आता है, उससे मैनिक्योर पेडिक्योर भी करते हैं। तो अब इन्होंने इसको किसमें बदल दिया बताओ? मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है? हाथ और पैर को कोमल रखना, मेकिंग इट टेंडर। तो अब जरा देखो, सफाई करना होगी। सो बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन। बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया कन्वर्ट, उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? इनटू अमोनिया।
ठीक है, और फिर क्या होगा, NH3 में करेंगे या नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन और कोई और चीज मिल जाए तो कंपाउंड कहलाएगा क्या? नाइट्रोजन में कुछ और मिल जाए तो उसको क्या कंपाउंड कह देंगे? नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाएगा। अब वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पानी में नहीं घुलेगा या मिट्टी में नहीं घुलेगा, लेकिन क्या अमोनिया पानी में घुल जाएगी? तो हाँ घुल जाएगी। ये वाटर सॉल्युबल है। तो ये फिर आगे क्या होगी, मिक्स इन सॉइल। ये क्या हो जाएगी बताओ? तो अमोनिया जो है सॉल्युबल इन सॉइल, तो अगर पानी में घुल जाएगी तो क्या प्लांट फिर उसको ले लेगा अपनी जड़ों से? तो अगली बात क्या बोलो, ये कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होगा, एनिमल प्लांट्स, मिक्स इन सॉइल, सॉल्युबल इन सॉइल। इसमें बोलो सॉल्युबल या मिक्स इन सॉइल। अगर ये सॉइल में सॉल्युबल है तो फिर अब प्लांट को क्या मजा आ गई, वो उसको ले लेगा। तो अपटेक बाय प्लांट्स लिखो। सर अपटेक बाय प्लांट्स तो सर एनिमल प्लांट्स। अगर आपको अपटेक नहीं लग रहा है तो एब्जॉर्ब भी लिख सकते हो। क्या चीज ठीक लग रही है? सर अपटेक प्लांट ने ले ली। अच्छा प्लांट ने ली तो फिर क्या हमने उसे खा लिया प्लांट को, तो हमें प्रोटीन आ गई। ईटन बाय, किसने ईट कर दिया? एनिमल। ईटन बाय एनिमल, तो एनिमल ने ईट कर लिया। ओके, नाउ हम लोगों ने उसे खाया। फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन, हम लोग डेफिकेट करते हैं, वॉशरूम जाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन निकाल लेंगे, या मरेंगे तो भी नाइट्रोजन निकल जाएगी। तो इसको एक्सक्रीशन, तो हम क्या करेंगे बताइए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यूरिनेट करेंगे उसमें भी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड। या फिर मर भी जाएंगे और बाई डेथ, डेथ में भी उसका पूरी बॉडी में ही नाइट्रोजन है। यस सर। तो इन सब से फिर क्या होगा, क्या वो जो हम मरेंगे तो क्या मिट्टी को फिर से मिल जाएगी? Yes, sir. मिट्टी में गाड़ दिए जाएंगे, और जहाँ कोई गाड़ा हो ना उसमें उसके ऊपर बड़े सुंदर फूल निकलते हैं। इसका मतलब है कि उसमें खूब नाइट्रोजन है। तो ये समझ आएगी, फिर से मिट्टी को मिल गया। उसके बाद सर वो भेज देगा बैक्टीरिया। अब ये जो नाइट्रोजन है, इसको कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को फिर से N2 में बदल देते हैं। देखो, कुछ नाइट्रोजन ने अमोनिया बनाया और कुछ इसे फिर से क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल देंगे। ठीक है, सो सम बैक्टीरिया कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। वो अमोनिया को किस में बदल देंगे, क्या N2 में? कन्वर्ट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। उसके बाद सर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो जाएगा। इनटू N2, और फिर N2 में कर देंगे तो क्या ये एटमॉस्फेयर फिर चली जाएगी? यस सर। पहली बात देखो, कुछ ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या N2 है? यस सर। अच्छा, बैक्टीरिया ने क्या किया, सर बैक्टीरिया ने सर नाइट्रोजन फिक्स कर लिया नाइट्रोजन, उसको पकड़ लिया। फिक्स करने का क्या मतलब है? पकड़ लिया। पकड़ लिया, और फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, NH सर अमोनिया बदल दिया। सर नाउ बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इसमें बदल दिया, अमोनिया में बदल दिया। अब अमोनिया क्या वाटर सॉल्युबल है? यस सर। तो प्लांट ने ले लिया, प्लांट ने लिया तो हमने खा लिया, उसके बाद सर हमने यूरिनेट कर दिया, डेफिकेट कर दिया, या हम मर गए, तो फिर से वो सॉइल में गई। ये सब तो सॉइल में ही जाएगा, और सॉइल फिर ले लेगा, तो एक साइकिल ये भी चल रहा है। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, सो टर्न कर देंगे सर अमोनियम को सर, मतलब ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया पानी में सॉल्युबल हो गया। अमोनिया यहाँ पर भी है लेकिन वो पानी में घुल गया। लेकिन कुछ लोग इसे किसमें बदल देंगे, सर N2। तो N2 से बदली गई अमोनिया, और अमोनिया से फिर किसमें बदल गई, N2 फिर एटमॉस्फेयर में चला गया। अच्छा अब जरा देखो, एक दूसरी चीज भी है, कभी कभी बिजली कड़कती है तो लाइटनिंग क्या होती है,
लाइटनिंग बिजली कड़की, तो बिजली कड़कने के बाद भी ऐसा होता है कि एक नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। वो जरूरी नहीं है जानना, लेकिन लाइटनिंग होने से भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है और फिर उसके बाद ये पानी में घुल जाती है। तुम्हें ये याद रखना हो तो रखो, मैंने लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक तरह से इससे इसे बदली, इससे इसे बदल गई, समझ में आ गया। तो लाइटनिंग से भी कुछ नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या बना, नाइट्रोजन। इसको आप डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में पहले, अब कल के लिए इसको तैयार कराएंगे, सर कल के सिलेबस क्या है? बता देंगे। लिखो, इसको कंप्लीट करो। आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन है? और 21% ऑक्सीजन है। ये कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। नौ बजे कल टेस्ट होगा, इसको प्रॉपर डायग्राम बनाओ।